उसके हाथों में कोर्ट का नोटिस फड़फड़ा रहा था। हतप्रभ सी बैठी थी वो। उसे एकदम जड़वत बैठा देखकर उसके दोनों बच्चे उसे चिपक गए। उनके स्पर्श मात्र से उसकी ममता का सैलाब उमड़ आया और आंसू बहने लगे। आंसुओं की धार उसके चेहरे को नहीं, उसके मन को भिगो रही थी। न जाने इस समय वो कितनी भावनाओं की लहरों पर चढ़ उतर रही थी। घबराहट, दुख, डर, अपमान, असमंजस और न जाने क्या क्या झेलना अभी बाकी था। संघर्षों का दौर था कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। जब भी उसे लगता कि उसकी ज़िंदगी में अब ठहराव आ गया है, सब सामान्य हो रहा है, फिर कोई उथल-पुथल शुरू हो जाती है। दोनों बच्चों को अकेले पालने में उसने जो मुसीबतें झेली थी, उनके परिस्थितियों को समझने लायक बड़े होने के बाद उसने सोचा कि वो अब कम हो जाएगी, और ऐसा हुआ भी। पल्लवी 11 साल की हो गई थी और पल्लव 9 साल का। दोनों अपनी माँ की परेशानियों को न सिर्फ समझने लगे थे, बल्कि सच्चाई से अवगत होने के बाद उन्होंने अपने पापा के बारे में पूछना भी छोड़ दिया था। पिता की कमी को तो वो महसूस भी करते थे, पर नानी और मामा से उनके बारे में थोड़ा बहुत जानने के बाद वो दोनों एक तरह से माँ की ढाल बन गए थे। वह नहीं चाहती थी कि उसके बच्चों को अपने पापा का पूरा सच मालूम हो, इसलिए कभी विस्तार से इस बारे में बात ही नहीं की। उसे अपनी ममता पर भरोसा था कि उसके बच्चे उसे गलत नहीं समझेंगे। चरित्रहीन शब्द किसी हथौड़े की तरह उसके अंतःस्थ पर प्रहार कर रहा था। माँ को रोता देख पल्लवी ने कोर्ट का कागज़ अपने हाथों में ले लिया। ज़्यादा कुछ वो समझ तो नहीं पाई, पर इतना ज़रूर जान गई कि माँ पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। पल्लव, तू सोने जा, पल्लवी ने कहा तो वो बोला, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। सब जानता हूँ। पापा ने नोटिस भेजा है और वो चाहते हैं कि हम उनके पास जाकर रहें। ऐसा कभी नहीं होगा। मम्मी, आप चिंता मत करो। मैंने टीवी में देखा है कि कैसे कोर्ट में बच्चों को लेने के लिए लड़ाई होती है। मैं नहीं जाऊँगा पापा के पास। दीदी, तुम भी मत जाना। पल्लव की बात सुनकर वो हैरान रह गई। सच कहते हैं लोग कि वक्त किसी को भी परिपक्व बना सकता है। मैं भी नहीं जाऊँगी उनके पास और कोर्ट में जाकर कह दूँगी कि हमें मम्मी के पास ही रहना है। छी, कितने गंदे शब्द लिखे हैं नोटिस में। किसी तरह उसने उन दोनों को सुलाया। रात की कालिमा परिवेश में पसर चुकी थी। उसे लगा जैसे अंधेरा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा है। इस बार ये अंधेरा उसके बच्चों को छीनने के लिए आ रहा है। भयभीत हो उसने बच्चों को देखा। नहीं, वो अपने बच्चों को खुद से दूर नहीं होने देगी। अपने जिगर के टुकड़ों को कैसे अलग कर सकती है वो। समय के साथ शब्दों ने नया रूप ले लिया, पर शब्दों की व्यूह रचना तो बरसों पहले ही हो चुकी थी। अचानक, तुम गंवार हो गंवार, शब्द गूंजने लगे। आभा गिरी हुई रात के बीच अतीत की गलियारों में भटकने लगी। माँ बाप ने तुम जैसी गंवार मेरे पल्ले बांधकर मेरी ज़िंदगी खराब कर दी है। तुम्हारी जगह कोई पढ़ी लिखी नौकरी पेशा बीवी होती तो मुझे कितनी मदद मिलती। एक की कमाई से घर नहीं चलता। तुम्हें तो लगता है कि घर संभाल रही हो तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन है। अरे, घर का काम तो मैड भी कर सकती है, पर कमा कर तो सिर्फ बीवी ही दे सकती है ना। नरेश हमेशा उस पर झल्लाता रहता। आबा ज़्यादातर चुप ही रहती। बहुत पढ़ी लिखी नहीं सही, पर वो ग्रेजुएट थी। बस आगे कोई प्रोफेशनल कोर्स करने का मौका नहीं मिला। कॉलेज ख़त्म होते ही शादी कर दी गई। सोचा था शादी के बाद पढ़ लेगी, पर सास ससुर, देवर, ननंद और गृहस्थी के कामों में ऐसी उलझी कि खुद के बारे में सोच ही नहीं पाई। टैलेंट उसमें भी है, मूर्ख नहीं है। कई बार उसका मन करता है कि चिल्लाकर एक बार में ही नरेश को चुप करा दे, पर सास ससुर की इज्जत का मान रखते हुए उसने अपना मुंह सी लिया था। घर में विवाद हो वो ये नहीं चाहती थी, मगर मन ही मन ठान जरूर लिया था कि वो पढ़ेगी और स्मार्ट बनकर दिखाएगी। स्मार्ट यानी मॉडर्न, और वो भी कपड़ों से। ऐसी नरेश की सोच थी, पर वो स्मार्टनेस सोच में लाने में विश्वास करती थी। जल्दी जल्दी बच्चे बड़े हो गए तो उसकी कोशिशें फिर से वहीं ठहर गई। बच्चों की अच्छी परवरिश उसकी प्राथमिकता बन गई। मगर जब खर्चे बढ़ने लगे तो नरेश की झल्लाहट फिर बढ़ने लगी। बहन की शादी पर लिया कर्ज, भाई की भी पढ़ाई और माँ बाप की जिम्मेदारी। गलती उसकी भी नहीं थी, वो समझ रही थी। इसलिए उसने सिलाई का काम करने का प्रस्ताव रखा, ट्यूशन पढ़ाने का प्रस्ताव रखा, पर हर बार गालियाँ मिली। कोई सोफिस्टिकेटेड जॉब कर सकती हो तो करो, पर तुम जैसी गंवार को नौकरी भी कौन देगा। बाहर निकलकर वर्किंग वुमेन्स को देखो, क्या बढ़िया ज़िंदगी जीती है। पति का हाथ बंटाती है और उनकी शान भी बढ़ाती है। आबा सचमुच चाहती थी कि वो कुछ करे, मगर वो कुछ सोच पाती उससे पहले ही एक विस्फोट हो गया।
निकल जा मेरे घर से और अपने इन बच्चों को भी ले जा। मुझे तेरे जैसी गंवार की ज़रूरत नहीं है। मैं किसी नौकरी पेशा से शादी करूँगा। तेरी जैसी फूहड़ की मुझे ज़रूरत नहीं। वो सख्ते में आ गई थी। सास ससुर के समझाने पर भी नरेश नहीं माना। उसके खौफ से सभी डरते थे। उसके चेहरे पर उभरे एक राक्षस को देखकर वो उस समय डर गई थी। सोचा कुछ दिनों में जब उसका गुस्सा शांत हो जाएगा तब वो वापस आ जाएगी। 2 साल की पल्लवी और 1 साल के पल्लव को लेकर जब उसने घर की देहरी से बाहर पाँव रखा था तब उसे क्या पता था कि नरेश का गुस्सा कभी शांत होगा ही नहीं। मायके में आकर भाई भाभी की मदद और स्नेह पाकर उसने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की पढ़ाई की। फिर जब एक कंपनी से उसे नौकरी मिली तो उसे लगा कि अब उसके सारे संघर्ष खत्म हो गए हैं। बच्चों को अच्छे स्कूल में डाल दिया, खुद का किराए पर मकान ले लिया। इतने सालों बाद फिर से ये झंझावत न जाने कहाँ से आ गया। ये सच है कि नरेश ने तलाक नहीं लिया था, पर सुनने में आया था कि किसी पैसे वाली औरत के साथ वो ऐसे ही रह रहा है, लिव इन में। सास ससुर गांव चले गए थे और देवर अपना घर बसाकर दूसरे शहर में चला गया था। फिर अब बच्चे क्यों चाहिए उसे? वो इस बार हार नहीं मानेगी। वो लड़ेगी अपने हक के लिए, अपने बच्चों के लिए। आखिर कब तक नरेश के हिसाब से खुद को सांचे में ढालते रहना होगा? उसे अपने अस्तित्व की लड़ाई तो लड़नी ही होगी। आखिर कैसे? वो जब चाहे जैसा मर्जी चाहे इल्ज़ाम लगा सकता है, और फिर किस हक से लगाएगा? अब वो तलाक लेगी नरेश से। अदालत में जज के सामने खड़ी थी आभा। मैं अपने बच्चों को किसी भी हालत में इस आदमी को नहीं सौंप सकती हूँ। मेरे बच्चे सिर्फ मेरे हैं। पिता का कोई दायित्व कब निभाया है इस आदमी ने? तुम्हारी जैसी महत्वाकांक्षी रात को देर तक बाहर रहने वाली, ज़रूरत से ज़्यादा स्मार्ट और मॉडर्न औरत के साथ बच्चे कैसे सुरक्षित रह सकते हैं? पुरुषों के साथ मीटिंग के बहाने बाहर जाती हो, उनसे हंस हंस के बात करती हो। मैंने इसे छोड़ दिया तो क्या अब ये किसी भी आदमी के साथ घूमने के लिए आज़ाद हो गई? जज साहब, मैं इसे अभी भी माफ़ करने को तैयार हूँ। ये चाहे तो वापस आ सकती है। मैं इसे अपना लूँगा। नहीं, कभी नहीं। तुम इसलिए मुझे अपनाना चाहते हो ना, क्योंकि अब मैं कमाने लगी हूँ। तुम्हें उस अमीर औरत ने बेइज्जत करके घर से निकाल दिया है और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कमा कर खिलाऊँ। नरेश, मैं तुम्हारे हाथों की कठपुतली बनने को तैयार हूँ ही नहीं, और न ही तुम्हें बच्चों की कस्टडी दूंगी। हाँ, तुमसे तलाक ज़रूर लूँगी। साहब, अगर बच्चों की अच्छी ज़िंदगी देने के लिए मेहनत कर पैसा कमाना चरित्रहीनता की निशानी है तो ठीक है, चरित्रहीन हूँ मैं जब घर की देहरी के अंदर खुश थी तो मुझे गंवार कहा गया। जब मैंने घर की देहरी के बाहर पाँव रखा तो मैं चरित्रहीन हो गई। आखिर ये कैसी पुरुष मानसिकता है? अपने हिसाब से तोड़ती मरोड़ती रहती है औरत के अस्तित्व को, उसकी भावनाओं को अपने दम्भ के नीचे कुचलती रहती है। मुझे बताइए, चरित्रहीन मैं हूँ या नरेश? आबा के आंसू बांध तोड़ने को आतुर हो उठे थे, पर उसने खुद को मजबूती से संभाला। मैं तुम्हें तलाक देने को तैयार नहीं हूँ। तुम भिजवा दो तलाक का नोटिस। चक्कर लगाती रहना अदालत के सालों तक। नरेश फुफकारा था। केस चलता रहा। पल्लवी और पल्लव को आभा को न चाहते हुए भी केस में घसीटना पड़ा। जज ने कहा कि बच्चे इतने बड़े हैं कि उनसे पूछना ज़रूरी है कि वे किसके साथ रहना चाहते हैं। हम इस आदमी को जानते तक नहीं, आज पहली बार देख रहे हैं। फिर इसके साथ कैसे जाएं? हम अपनी माँ के साथ रहेंगे। अदालत में 2 साल तक केस चलने के बाद जज ने फैसला सुनाया। नरेश को बच्चों की कस्टडी नहीं मिल सकती और आभा को मानसिक रूप से अत्याचार करने और उसकी इज्जत पर कीचड़ उछालने के जुर्म में उस पर मानहानि का मुकदमा चलाया जाए। ऐसी घृणित सोच वाले पुरुष औरत की अस्मिता को लहूलुहान करते हैं और समाज में उसको सम्मान दिलाने की बजाय उसके सम्मान को तार तार कर जीवन में आगे बढ़ने से रोकते हैं। आभा को परेशान करने की एवज में नरेश को उन्हें 5 लाख का हर्जाना देना होगा। आभा ने नरेश के आगे तलाक के पेपर रख दिए। बुरी तरह से हारे हुए नरेश के सामने कोई विकल्प ही नहीं बचा था। दोनों बच्चों के लिए तो वही अजनबी था ही। कांपते हाथों से उसने पेपर्स पे साइन कर दिए। अदालत से बाहर निकलते हुए आभा के कदमों में एक दृढ़ता थी। दोनों बच्चों ने उसे कस के पकड़ रखा था। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।